नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हिडन रियलिटी सीरीज के अगले भाग में। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस तरह विज्ञान हमें समानांतर ब्रह्मांडों और नई नई संभावनाओं की झलक दिखाता है। आज से हम चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक की रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। इन अध्यायों में ब्रायन ग्रीन हमें और गहराई से बताते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना, क्वांटम दुनिया और कॉस्मिक रहस्यों के पीछे कौन सी अद्भुत सच्चाइयां छिपी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाला होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 to 8 ऑफ द हिडन रियलिटी। चैप्टर 5 हॉवरिंग यूनिवर्सेस इन नियरबाई डायमेंशंस। ब्रायन ग्रीन यहाँ एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वो रात को अपने स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एग्जाम बना रहे थे। उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिजिक्स प्रॉब्लम, लैडर वॉल के अगेंस्ट फॉल होती है, को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। लैडर की डेंसिटी पूरे लेंथ में यूनिफॉर्म न रखकर वेरी कर दी। एग्जाम में अगली सुबह जब खुद सोल्यूशन लिखने बैठे तो देखा कि सिंपल मॉडिफिकेशन ने प्रॉब्लम को बहुत मुश्किल बना दिया। नॉर्मल प्रॉब्लम आधे पन्ने में हो जाती थी, ये वाली 6 पन्ने ले गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राइटर कहना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही होते हैं। टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि सॉल्वेबल हो, लेकिन जरा सा भी असम्पशन बदल दो तो मैथ्स अचानक बहुत कॉम्प्लिकेटेड या अनसॉल्वेबल हो जाती है। इसलिए थियोरेटिकल फिजिक्स का असली आर्ट यही है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस इग्नोर करनी है और कौन सी रखना जरूरी है। जैसे अर्थ की मोशन प्रिडिक्ट करनी है तो सन का ग्रेविटी इफेक्ट तो लेना ही होगा। मून का भी लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स को इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनका असर बहुत छोटा है। लेकिन कभी कभी छोटा सा फैक्टर भी बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, जैसे क्लिफ पर रखे बोल्डर पर एक छोटा सा रेनड्रॉप गिरने से एवलांच शुरू हो जाए। 1990 में स्ट्रिंग थियरिस्ट्स ने भी ऐसा ही एक रेनड्रॉप इफेक्ट खोजा। उन्होंने देखा कि जो अप्रोक्सीमेशंस वो डेकेड से यूज कर रहे थे वो कुछ क्रूशियल फिजिक्स मिस कर रही थी। और जब बेटर मैथमेटिकल मेथड्स डेवलप हुए तो एक नया और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आया। स्ट्रिंग थियरी से नए प्रकार के पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया निकला। अब ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि फिजिक्स में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। हर बिग थियरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी की अपनी मेन इक्वेशंस होती हैं। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में ये इक्वेशंस अक्सर इतनी टफ हो जाती हैं कि सॉल्व करना नामुमकिन लगता है। सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेशंस। फिजिसिस्ट्स अक्सर पर्टर्बेटिव अप्रोच यूज करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो रैल्फ लॉटरी खेल रहा है। उसकी चांस है 1 in a billion। अगर 2 बार खेलेगा तो वो कहता है कि चांसेस डबल होकर 2 in a billion हो गए। लेकिन एलिस उसे करेक्ट करती है, अगर पहली बार ही जीत गया तो दूसरी बार का कोई फायदा नहीं। असली आंसर होगा थोड़ा सा कम। यही पर्टर्बेटिव करेक्शन है। फिजिक्स में भी पार्टिकल्स कलाइड करते हैं। फर्स्ट पास में मानते हैं कि बस एक फोटोन एक्सचेंज हुआ। सेकेंड पास में इंक्लूड करते हैं कि शायद 2 फोटॉन्स एक्सचेंज हुए। थर्ड में 3 और इसी तरह। हर बार कंट्रीब्यूशन छोटा होता जाता है, इसलिए फिजिसिस्ट्स जल्दी स्टॉप कर देते हैं और फिर भी बहुत एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। स्ट्रिंग थियरी में भी यही स्ट्रैटेजी डेकेड से चल रही थी। इसमें भी एक कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कपलिंग कांस्टेंट, जो बताता है कि स्ट्रिंग्स के आपस में टकराने की संभावना कितनी है। फिजिसिस्ट्स ने अस्यूम कर लिया कि ये कांस्टेंट छोटा है, जैसे फोटॉन्स वाले केस में होता है। इस असम्पशन से पर्टर्बेटिव मेथड्स काम करने लगे और हजारों कैलकुलेशंस हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये कांस्टेंट बड़ा हुआ तो पर्टर्बेटिव अप्रोच पूरी तरह टूट जाएगी, कैलकुलेशंस कभी स्टेबल रिजल्ट नहीं देंगी। और अगर मीडियम साइज का हुआ तो भी शायद हम बहुत सटल लेकिन क्रूशियल फिजिक्स मिस कर रहे हैं। शुरुआती 1990 तक कोई आंसर नहीं था, लेकिन डेकेड के दूसरे हाफ में ब्रेक थ्रूज आए। मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट्स ने ड्यूअलिटी नाम की पावरफुल नई टेक्निक खोजी। ड्यूअलिटी ने अलाउ किया कि हम पर्टर्बेटिव अप्रोक्सीमेशन से आगे बढ़ें और स्ट्रिंग थियरी की इक्वेशंस को मच डीपर क्लैरिटी के साथ एक्सप्लोर करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ तक ब्रायन ग्रीन का पॉइंट है कि जब स्ट्रिंग थियरिस्ट्स ने अप्रोक्सीमेशंस के आगे जाकर एग्जैक्ट टूल्स यूज किए तब उन्हें नए और अनएक्सपेक्टेड पैरेलल यूनिवर्सेस के मॉडल्स दिखने लगे। ये वैरायटी आगे ब्रायन वर्ल्ड्स और साइक्लिक मल्टीवर्स के रूप में आएगी। लेखक ब्रायन ग्रीन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फर्क बताते हैं। स्ट्रिंग्स 2 तरह की होती हैं, लूप्स, क्लोज्ड स्ट्रिंग्स, जो गोल चक्कर बनाकर बंद हो जाती हैं। स्निपेट्स, ओपन स्ट्रिंग्स, जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये स्ट्रिंग्स ब्रांड से बाहर निकल सकती हैं? लूप्स हाँ निकल सकती हैं, लेकिन स्निपेट्स नहीं। रेनाउंड फिजिसिस्ट जो पोल्चिंस्की ने पहली बार दिखाया कि स्निपेट्स के एंड पॉइंट्स हमेशा ब्रेन्स पर ही एंकर्ड रहते हैं। मतलब उन्हें बाहर खींचना वैसा ही इम्पॉसिबल है जैसे पाई
को छोटा करना या बामैग्नेट से उसके पोल्स हटाना। आप कोशिश करो ब्रांड से कूदने की, इम्पॉसिबल, क्योंकि हम और हमारी मैटर की सारी स्ट्रिंग स्निपेट से बनी है। हमारी हर स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स ब्रांड से बंधे हैं। इसलिए अगर सच में हम एक ब्रांड पर जी रहे हैं तो हम परमानेंटली उसी पर ट्रैप्ड हैं। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लाइट ट्रैवल कर सकती है, रेडियो सिग्नल्स जा सकते हैं, बट सब ब्रांड के अंदर, बाहर नहीं जा सकते। फोटोन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करते हैं, भी स्निपेट्स हैं। इसलिए लाइट ट्रैवल कर सकती है हमारे ब्रांड के अंदर, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से पृथ्वी तक, लेकिन दूसरे ब्रांड तक नहीं जा सकती। दाहिनी ओर इशारा यही कारण है कि अगर पास में कोई और ब्रांड वर्ल्ड सिर्फ मिलीमीटर्स दूर भी हो तो हम उसकी लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटॉन स्पिन 2 पार्टिकल्स हैं और उन्हें स्निपेट्स की बजाय लूप्स समझा जा सकता है। लूप्स के एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए ब्रांड उन्हें ट्रैप नहीं कर पाता। ग्रेविटॉन्स ब्रांड से बाहर लीक कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। यही वजह है कि स्ट्रिंग थियरी में ग्रेविटी हमारा एकमात्र प्रोब है हायर डायमेंशंस की तरफ। अब ब्रांड वर्ल्ड सिनेरियो एक्स्ट्रा डायमेंशंस को लेकर एक नई सोच देता है। पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस प्लैंक लेंथ जितनी माइक्रोस्कोपिक है, 10⁻³ सेंटीमीटर। लेकिन अगर ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स है जो बाहर लीक कर सकती है, और ग्रेविटी वैसे भी सबसे वीक फोर्स है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस कहीं ज्यादा बड़ी हो, शायद 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए। ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स को बहुत पास लाकर उनकी ग्रेविटेशनल पुल मेजर की जाए। अगर ग्रेविटॉन्स बाहर लीक हो तो ग्रेविटी वीक लगेगी, लेकिन बहुत पास आने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लार्ज हाड्रन कलाइडर, प्रोटॉन कलिजन्स में कुछ डेब्री, जैसे ग्रेविटॉन्स, एक्स्ट्रा डायमेंशंस में लीक हो सकता है। इससे डिटेक्टर्स को मिसिंग एनर्जी दिखेगी। मिनी ब्लैक होल्स, अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो कलाइडर पर टाइनी ब्लैक होल्स भी बन सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा डायमेंशंस डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली ये भी साबित करना है कि हम एक ब्रांड पर रह रहे हैं। और अगर हम एक ब्रांड पर हैं, तो मैथ्स साफ कहती है कि हमारे अलावा और भी ब्रेन्स मौजूद हो सकते हैं, यानी और यूनिवर्सेस। फिर ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि अब तक हमने मल्टीवर्स के जो वर्जन्स देखे, क्विल्टेड, इन्फ्लेशनरी, ब्रांड, उनमें दूसरे यूनिवर्सेस हमेशा स्पेस में कहीं बाहर थे। लेकिन ब्रांड कलिजन से एक नया आइडिया आया, साइक्लिक मल्टीवर्स, जहां पैरेलल यूनिवर्सेस स्पेस में नहीं बल्कि टाइम के अलग अलग साइकिल्स में मौजूद हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया था कि स्पेस और टाइम दोनों वॉर्प और स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर ब्रेन्स भी मूव कर सकती हैं, तो इमेजिन करो हमारा ब्रांड किसी दूसरे ब्रांड से टकरा जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसा कलिजन वायलेंट होगा जैसे 2 सिंबल्स टकराएं। एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि गैलेक्सीज, प्लैनेट सब नष्ट हो जाएंगे और एक फायरी प्लाज्मा बन जाएगा। वही प्लाज्मा एक्सपैंड होकर कूल होगा और नए स्टार्स और गैलेक्सीज क्रिएट करेगा। यानी एक तरह का कॉस्मिक रीबर्थ, बिग बैंग जैसा सीन। पॉल स्टाइनहार्ट, नील टरॉक और उनकी टीम ने सजेस्ट किया कि ब्रेन्स टकराने के बाद स्टिक नहीं करते बल्कि बाउंस होकर अलग हो जाते हैं, फिर अट्रैक्ट होकर दोबारा कलाइड करते हैं। इस तरह साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं। इसे कहते हैं साइक्लिक मल्टीवर्स। इस मॉडल में हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक एपिसोड है, अ ट्रिलियन ईयर लॉन्ग साइकिल का हिस्सा। पहले भी कई यूनिवर्सेस रहे होंगे जिनमें लाइफ और सिविलाइजेशंस भी हो सकती थी, बट वो साइकिल्स अब खत्म हो चुके हैं। फ्यूचर में हमारा भी ऐसा ही होगा। साइक्लिक मॉडल की खासियत ये है कि ये यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई वाले सवाल को अवॉइड करता है। साइकिल्स इन्फिनिट टाइम से चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कोई अल्टीमेट बिगिनिंग नहीं। टोलमैन और ज़ैंस्टर ने पहले कहा था कि साइक्लिक यूनिवर्सेस काम नहीं करेंगे क्योंकि एंट्रोपी हर साइकिल में बढ़ती है, जिससे इवेंचुअली बिगिनिंग चाहिए। लेकिन स्टाइनहार्ट और टीम ने दिखाया कि ब्रेन्स एक्सपैंड करते रहते हैं, एंट्रोपी डेंसिटी डाइल्यूट हो जाती है और सिस्टम रीसेट हो जाता है। इस तरह इन्फिनिट साइकिल्स पॉसिबल हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों में। अब बिग टेस्ट आता है। इन्फ्लेशनरी मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि अर्ली यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स बने होंगे जो सीएमबी में ट्रेस छोड़ेंगे। साइक्लिक मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ऐसे वेव्स बहुत वीक होंगे और डिटेक्ट नहीं होंगे। तो अगर ग्रेविटेशनल वेव्स मिलते हैं इन्फ्लेशनरी फेवर्ड, अगर नहीं मिलते साइक्लिक मॉडल मजबूत होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ तक ब्रायन ग्रीन कहना चाहते हैं कि ब्रांड वर्ल्ड्स और साइक्लिक कलिजन से मल्टीवर्स का एक नया विजन सामने आता है। हमारा यूनिवर्स शायद एक एंडलेस साइकिल का सिर्फ लेटेस्ट चैप्टर है। जब स्ट्रिंग थियरी में पता चला कि ये सिर्फ स्ट्रिंग्स की नहीं बल्कि ब्रेन्स की थियरी भी है, तो इससे रिसर्च का पूरा डायरेक्शन बदल गया। ब्रांड वर्ल्ड और मल्टीवर्स का आइडिया इसी से निकला।
लेकिन एक पुरानी समस्या, एक्स्ट्रा डायमेंशंस का सही रूप चुनना, अभी अनसॉल्व्ड है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि बस कैलेबाइयो शेप्स की जियोमेट्री, साइज और शेप डिसाइड करनी है। लेकिन 2000 में रिसर्चर्स जैसे राफाएल बूसो, जो पॉल्चिंस्की, स्टीवन गिडिंग्स, शमिट काचरू ने दिखाया कि सिर्फ जियोमेट्री से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस के अंदर ब्रांड फ्लक्सेस कैसे फैले हुए हैं। फ्लक्स का मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। वैसे ही ब्रांड भी अपना फील्ड बनाता है, ब्रांड फ्लक्स। अब कैलेबाइयो शेप्स अक्सर होल्स या ओपन रीजन्स रखते हैं, जैसे डोनट का बीच वाला हिस्सा। साइंटिस्ट्स ने रियलाइज किया कि ये होल्स खाली नहीं रहने चाहिए, इनसे ब्रेन्स लिपट सकते हैं और फ्लक्स लाइंस इनके आर पार जा सकती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका मतलब हुआ कि कैलेबाइयो शेप्स नेकड नहीं रहते, बल्कि ब्रेन्स और फ्लक्सेस से ड्रेस्ड अप वर्जन्स बनते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि फ्लक्स कंटिन्यूअस नहीं होता, ये हमेशा डिस्क्रीट बंडल्स में आता है। यानी फ्लक्स इक्वल्स 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, लेकिन 1.2 या 6.4 यूनिट्स पॉसिबल नहीं। अब सोचो, अगर किसी कैलेबाइयो शेप में 1 होल है तो फ्लक्स डालने के लगभग 10 तरीके हैं। अगर 2 होल्स है 10 × 10 = 100 तरीके। अगर 3 होल्स है 10⁻³ = 1000 तरीके। और कुछ कैलेबाइयो शेप्स में तो 500 तक होल्स हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बनती है 10⁵00, 1 के बाद 500 जीरोज। मतलब इतने ज्यादा वर्जन्स निकल आते हैं कि पार्टिकल्स की पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी कहीं ज्यादा फॉर्म्स। इससे प्रॉब्लम और बढ़ गई। पहले साइंटिस्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि रिफाइंड मैथ मेथड से हम एक यूनिक शेप चुन पाएंगे, लेकिन अब तो इतनी वैरायटी मिल गई कि पता ही नहीं चलता किसे चुने। स्ट्रिंग थियरी का प्रेडिक्टिव पावर वीक लगने लगा। कुछ फिजिसिस्ट्स इससे फ्रस्ट्रेट होकर हिम्मत हारने लगे, लेकिन कुछ ऑप्टिमिस्ट्स कहते हैं कि शायद अभी प्रिंसिपल मिसिंग है, जैसे ही वो मिलेगा हम सही शेप और फ्लक्स चुन लेंगे। और कुछ और रैडिकल फिजिसिस्ट्स कहते हैं शायद ये सब शेप्स और फ्लक्सेस असली हैं। हर कैलेबाइयो जोड़ फ्लक्स कॉम्बिनेशन एक अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्ट्रिंग थियरी खुद एक मल्टीवर्स को नेचुरली प्रिडिक्ट कर रही है। और ये रैडिकल आइडिया शायद यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम, को भी सॉल्व कर सकता है। ये आगे चैप्टर्स में आएगा। चैप्टर 6 न्यू थिंकिंग अबाउट एन ओल्ड कांस्टेंट। 1998 में 2 टीम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, सॉल परलमेटर की सुपरनोवा कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट और ब्रायन शमिट की हाईजेड सुपरनोवा सर्च टीम ने डिस्टेंट गैलेक्सीज में सुपरनोवाई ऑब्जर्व करके एक शॉकिंग रिजल्ट दिया। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 0 नहीं है, बल्कि बहुत छोटा लेकिन नॉन जीरो है। यानी स्पेस खाली नहीं है, उसमें एक यूनिफॉर्म इनविजिबल एनर्जी, डार्क एनर्जी, फैली हुई है जो ग्रेविटी के उलट काम करती है, रिपल्शन, एंटी ग्रेविटी। आइंस्टाइन और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। 1917 में आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया ताकि यूनिवर्स स्टैटिक रह सके। 1929 में जब एडविन हबल ने दिखा दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, आइंस्टाइन ने इसे अपनी बिगेस्ट ब्लंडर कहा। हालांकि हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि आइंस्टाइन ने लिटरली ऐसा कहा या नहीं, लेकिन आइंस्टाइन पहले ही एक पत्र में लिख चुके थे कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इक्वेशंस में नेचुरली अलाउड है और फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस बताएंगे कि इसका मान सच में 0 है या नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और आखिरकार 1998 के ऑब्जर्वेशंस ने दिखा दिया कि आइंस्टाइन की डिस्कार्डेड आइडिया गलत नहीं थी, डार्क एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है। एस्ट्रोनॉमर्स का असली लक्ष्य वैसे शुरुआत में टीम्स कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मेजर नहीं कर रही थी। उनका फोकस था यूनिवर्स का एक्सपेंशन कितना स्लो हो रहा है। अगर स्लो डाउन बड़ा है, एक्सपेंशन रुक जाएगा, यूनिवर्स कोलैप्स होकर बिग क्रंच कर सकता है। अगर स्लो डाउन छोटा है, यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहेगा, फॉरवर्ड एक्सपेंशन। इसलिए उन्होंने डिस्टेंट गैलेक्सीज की लाइट मेजर की ताकि कंपेयर किया जा सके कि पहले एक्सपेंशन स्पीड कितनी थी और अब कितनी है। डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे पता लगाया? पैरेलैक्स मेथड पास की स्टार्स के लिए काम आता है, जैसे 61 सिग्नाई का डिस्टेंस 1838 में बेसल ने मेजर किया। लेकिन डिस्टेंट गैलेक्सीज के लिए ये मेथड फेल हो जाता है। ब्राइटनेस मेथड, स्टैंडर्ड कैंडल्स। अगर हमें किसी स्टार का इंट्रिंसिक ब्राइटनेस, असल चमक मालूम है और हम उसकी अपैरेंट ब्राइटनेस, जितनी डिम वो हमें दिखता है, मेजर करें तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समस्या ये थी कि हर स्टार की इंट्रिंसिक ब्राइटनेस अलग होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सोल्यूशन टाइप या सुपरनोवाई। जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपने कंपेनियन से मटेरियल खींचकर 1.4 सोलर मास तक पहुंच जाता है तो एक्सप्लोड करता है।
ये एक्सप्लोजन्स बहुत पावरफुल होते हैं और उनकी ब्राइटनेस लगभग सेम होती है। इसलिए टाइप या सुपरनोवाई परफेक्ट स्टैंडर्ड कैंडल्स बने। दोनों टीम्स ने हजारों गैलेक्सी स्कैन करके रे सुपरनोवाई लोकेट किए और उनकी ब्राइटनेस से डिस्टेंसेस निकाले, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर। मैप एनालॉजी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को समझने का आसान तरीका। सोचो तुम्हारे पास यूएस का मैप है। लेजेंड लिखता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 किलोमीटर। अगर धरती डबल हो जाए तो मैप सेम रहेगा, लेकिन लेजेंड बदल जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 200 किलोमीटर्स। कॉस्मोस के साथ भी यही है, गैलेक्सीज मैप पर फिक्स्ड रहती हैं, बस यूनिवर्स का स्केल फैक्टर लेजेंड में बदलता रहता है। तो जब डिस्टेंट गैलेक्सी से लाइट आती है, हम ब्राइटनेस से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, और ये डिस्टेंस होता है उस गैलेक्सी की करंट पोजीशन और हमारी करंट पोजीशन के बीच का सेपरेशन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। नेट रिजल्ट, ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। इस एक्सेलरेशन का कारण नॉन जीरो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, डार्क एनर्जी और यही छोटा सा नंबर 0.000 कुछ रियलिटी की हमारी पूरी समझ को हिला देता है। क्योंकि अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सच में नॉन जीरो है तो यह मल्टीवर्स के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट इनडायरेक्ट एविडेंस बन सकता है, यानी हम शायद उन हजारों पॉसिबल यूनिवर्सेस में से एक में रह रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने जब डिस्टेंट टाइप या सुपरनोवाई ऑब्जर्व किए तो उन्होंने उनकी ब्राइटनेस कंपेयर करके गैलेक्सीज की डिस्टेंसेस मेजर की। इन डिस्टेंसेस से पता चला कि लाइट का पूरा रास्ता अब जितनी लंबाई का है, स्पेस के लगातार एक्सपैंड होने के कारण उतनी ही दूरी हमें मेजर करनी चाहिए। यानी जब हम किसी सुपरनोवा की इंट्रिंसिक और अपैरेंट ब्राइटनेस कंपेयर करते हैं तो हम असल में ये जान रहे होते हैं कि आज उस गैलेक्सी की हमसे कितनी दूरी है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब साइंटिस्ट्स ने रेडशिफ्ट मेजर करना शुरू किया। लाइट का वेवलेंथ हमेशा सेम रहता है, लेकिन जब स्पेस एक्सपैंड होता है तो वेवलेंथ्स भी खींच जाते हैं। इसका मतलब डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाला लाइट जितना रेडशिफ्टेड होगा उतना ही स्पेस एक्सपैंड हुआ होगा उसके अमिट होने के बाद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तो रेडशिफ्ट हमें बताता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा था उस टाइम और आज कितना बड़ा है। जैसे बच्चे की हाइट वॉल पर मार्क्स से पता चलती है, वैसे ही रेडशिफ्ट डेटा यूनिवर्स के ग्रोथ मार्क्स की तरह है। कॉस्मिक एक्सेलरेशन का चौंकाने वाला सच, जब दोनों टीम्स ने डेटा एनालाइज किया तो नतीजा अविश्वसनीय निकला। पहले 7 अरब साल तक एक्सपेंशन धीरे धीरे स्लो हो रहा था, ग्रेविटी ऑर्डिनरी मैटर को खींच रही थी। लेकिन लगभग 7 अरब साल पहले से एक्सपेंशन ने स्पीड अप करना शुरू कर दिया। ग्राफ स्केल फैक्टर वीएस टाइम में साफ दिखा कि कर्व ऊपर की तरफ मुड़ गया, यानी एक्सपेंशन एक्सेलरेट करने लगा। इसका मतलब यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेजी से फैल रहा है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का कमबैक। अब सवाल, यूनिवर्स एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? अगर गेंद ऊपर फेंको और उसकी स्पीड बढ़ने लगे तो लगेगा कोई फोर्स उसे ऊपर पुश कर रही है। वैसे ही कॉस्मिक एक्सेलरेशन बताता है कि स्पेस में कोई रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही है आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, डार्क एनर्जी जो हर जगह फैली हुई है और रिपल्सिव ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। कितना है ये डार्क एनर्जी? कैलकुलेशन से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का वैल्यू निकला मास डेंसिटी यूनिट्स में लगभग 10 वर्ग ग्राम्स, नेचुरल प्लैंक यूनिट्स में लगभग 10 वर्ग घन। ये नंबर इतना छोटा है कि शुरुआत में साइंटिस्ट्स को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, सुपरनोवा डेटा जोड़ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ने कंफर्म कर दिया। नेट इम्पैक्ट डार्क एनर्जी स्पेस में डाइल्यूटेड नहीं होती बल्कि हर जगह बराबर मौजूद रहती है। मैटर का पुल धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि स्पेस एक्सपैंड होने से उसका डेंसिटी घटता गया, लेकिन डार्क एनर्जी कांस्टेंट रही। अंत में उसने पकड़ बना ली और अब वही यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ तक आकर राइटर ब्रायन ग्रीन, ऑथर, ये क्लियर करना चाहते हैं कि नॉन जीरो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मॉडर्न फिजिक्स की सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरीज में से एक है। ये डिस्कवरी हमारी पूरी रियलिटी की समझ को बदल रही है और यही आगे चलकर लैंडस्केप मल्टीवर्स का रास्ता खोलती है। जब पहली बार सुपरनोवा रिजल्ट्स आए और पता चला कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जीरो नहीं है तो ज्यादातर फिजिसिस्ट्स को यकीन ही नहीं हुआ। सबको लगा ये पॉसिबल ही नहीं। दशकों तक ये मान लिया गया था कि इसकी वैल्यू जीरो है। ये सोच पहले तो आइंस्टाइन की ग्रेटेस्ट ब्लंडर वाली स्टोरी से आई थी, लेकिन बाद में क्वांटम फिजिक्स ने भी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया। क्वांटम अनसर्टेनिटी बताती है कि खाली स्पेस भी कभी सच में खाली नहीं होता। वहां माइक्रोस्कोपिक जिटर्स यानी छोटी छोटी एनर्जी फ्लक्चुएशंस हमेशा चलती रहती हैं। ये जिटर्स हर जगह मौजूद रहते हैं और एनर्जी से स्पेस को भर देते हैं।
चूंकि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट स्पेस में फैली हुई एनर्जी है तो ये जिटर्स नेचुरल तरीके से उसको पैदा करते हैं। मतलब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होना ही था। अब सवाल था, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जब थियरिस्ट्स ने कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट इतना बड़ा आया कि प्रैक्टिकली यूनिवर्स फट जाना चाहिए था। इन्फिनिट एनर्जी का रिजल्ट आया। इन्फिनिट तो ऑब्वियसली गलत था, तो साइंटिस्ट्स ने प्लैंक स्केल 10 घन घन cm से छोटे जिटर्स को इग्नोर कर दिया। तब कैलकुलेशन फाइनाइट आया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वैल्यू निकली कि गैलेक्सीज, एटम्स कुछ भी स्टेबल नहीं रह पाता। ऑब्जर्वेशंस कहती थी कि कांस्टेंट बेहद छोटा है, लेकिन कैलकुलेशंस उससे 100 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा दिखा रहे थे। यही फिजिक्स का सबसे बड़ा मिसमैच बन गया। फिजिसिस्ट्स को उम्मीद थी कि कोई हिडन सिमेट्री ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही पार्टिकल और उसके सुपरसिमेट्रिक पार्टनर के जिटर्स भी कैंसिल होकर फाइनल रिजल्ट 0 देंगे। सुपरसिमेट्री का यही वादा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखा दिया कि अगर सुपरसिमेट्री एग्जिस्ट भी करती है तो उसके पार्टनर्स बहुत मैसिव हैं, इसलिए कैंसलेशन परफेक्ट नहीं हो पाती। रिजल्ट फिर से बहुत बड़ा निकलता है। इसलिए लंबे समय तक ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग रहा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 0 ही होना चाहिए। लेकिन 1987 में नोबेल लॉरिएट स्टीवन वाइनबर्ग ने अलग अप्रोच दी। उन्होंने कहा कि शायद कांस्टेंट 0 नहीं है, छोटा है लेकिन फाइनाइट है, और इसकी स्मॉलनेस किसी डीप लॉ से नहीं बल्कि एंथ्रोपिक प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो सकती है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस बायस्ड हैं। हम वही यूनिवर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें कंडीशंस लाइफ को अलाउ करती हैं। अर्थ की एग्जाम्पल देखो, यह 93 मिलियन माइल्स दूर है सन से। फिजिक्स की कोई लॉ ये फिक्स नहीं करती, ये बस हिस्टोरिकल हैपेंस्टांस है। लेकिन अगर यह बहुत पास या बहुत दूर होता तो लिक्विड वाटर नहीं बनता और लाइफ इम्पॉसिबल होती। हम यहाँ होते ही नहीं। इसी तरह अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत बड़ा होता तो यूनिवर्स इतनी तेजी से फैल जाता कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स कभी बन ही नहीं पाते। अगर बहुत नेगेटिव होता तो यूनिवर्स जल्दी ही कोलैप्स हो जाता। दोनों ही केसेस में लाइफ इम्पॉसिबल होती। इसलिए नेचुरली हम उसी यूनिवर्स में हैं जहां इसकी वैल्यू छोटी लेकिन नॉन जीरो है। यह आर्ग्यूमेंट तभी मीनिंगफुल है जब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता हो, अलग अलग यूनिवर्सेस में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज अलग अलग हो और उनमें से ज्यादातर वैल्यूज लाइफ को अलाउ न करती हो। तब ये समझ आता है कि हमारे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट्स ऐसे क्यों हैं, क्योंकि लाइफ सिर्फ इसी तरह के यूनिवर्स में संभव थी। कुदरत के बहुत से कॉन्स्टेंट्स अगर थोड़े भी बदल जाए तो जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट थोड़ा मजबूत हो जाए तो तारे बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाएंगे और पास के ग्रहों पर लाइफ को इवॉल्व होने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट कमजोर हो जाए तो गैलेक्सीज ही नहीं बनेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हाइड्रोजन एटम्स आपस में इतनी ज्यादा रिपेल करेंगे कि फ्यूजन नहीं हो पाएगी और तारे एनर्जी ही नहीं बना पाएंगे। स्टीवन वाइनबर्ग ने 1987 में सोचा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पर भी यही लॉजिक लगाया जाए। लाइफ डायरेक्टली कैसे डिपेंड करती है ये बताना मुश्किल था, क्योंकि लाइफ का बनना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए उन्होंने एक प्रॉक्सी लिया, गैलेक्सीज का बनना। उनका तर्क था कि अगर गैलेक्सीज ही नहीं बनेंगी तो तारे और ग्रह भी नहीं बनेंगे और लाइफ का सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब फिजिक्स यहाँ सिंपल है। गैलेक्सी बनने के लिए मैटर के छोटे छोटे क्लम्प्स एक स्नोबॉल की तरह ग्रो करते हैं। जितने डेंस उतनी ज्यादा ग्रेविटी और उतनी तेजी से आसपास का मैटर खींचकर बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत बड़ा हो तो उसकी रिपल्सिव ग्रेविटी इन छोटे क्लम्प्स को बड़ा होने से पहले ही फाड़कर अलग अलग कर देगी। मतलब गैलेक्सीज का बनना रुक जाएगा। वाइनबर्ग ने कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कुछ 100 गुना ज्यादा होता तो गैलेक्सीज ही नहीं बन पाती, और अगर कांस्टेंट नेगेटिव होता तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता स्टार्स जलने से पहले ही। इसलिए मल्टीवर्स वाली पिक्चर में जहां कांस्टेंट की वैल्यूज हर यूनिवर्स में अलग अलग होती हैं, सिर्फ वही यूनिवर्सेस गैलेक्सीज बना पाएंगे जिनमें कांस्टेंट वाइनबर्ग की सीमा से छोटा होगा, प्लैंक यूनिट्स में लगभग 10 वर्ग। ये पहली बार था जब किसी थियोरेटिकल कैलकुलेशन से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू एस्ट्रोनॉमर्स की लिमिट से मेल खाती दिखी। वाइनबर्ग ने इससे भी आगे बढ़कर कहा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा यूनिवर्स उस लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पर नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट की वैल्यू ठीक इतनी होगी कि गैलेक्सीज बन सके और हम एग्जिस्ट कर सके, लेकिन उससे बहुत कम नहीं। अगर बहुत छोटा होता तो कोई डीपर लॉ एक्सप्लेन करना पड़ता। वाइनबर्ग का अनुमान सही निकला। कुछ ही साल बाद सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस ने कंफर्म किया कि कांस्टेंट 0 नहीं है, बल्कि ठीक उसी लिमिट के आसपास है जैसा उन्होंने कहा था।
अब सवाल ये है कि इतना बड़ा मल्टीवर्स कहाँ से आएगा जिसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की 10 to the power of 124 अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो, ताकि हमारा वाला भी उनमें से एक निकल आए। जैसे अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर कहे कि हीरो की लंबाई 1 से 2 मीटर के बीच कोई भी हो सकती है, तो आपको ऑडिशन में सैकड़ों या हजारों एक्टर्स बुलाने पड़ेंगे ताकि हर हाइट रिप्रेजेंट हो जाए। उसी तरह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है प्लैंक यूनिट्स में। और चूंकि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेसी 10 वर्ग तक है, तो कम से कम 10 to the power of 124 यूनिवर्सेस चाहिए ताकि हर वैल्यू का कोई ना कोई यूनिवर्स मौजूद हो। ड्यूप्लिकेट वैल्यूज भी होंगी तो और ज्यादा यूनिवर्सेस चाहिए, मान लो 10 to the power of 130। इतनी बड़ी गिनती अनइमेजिनेबल है। हमारे बॉडी की टोटल सेल्स 10 to the power of 13, बिग बैंग से अब तक के सेकंड्स 10, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के फोटॉन्स 10, सब इसके सामने कुछ नहीं। बॉटम लाइन ये है कि वाइनबर्ग का एंथ्रोपिक आर्ग्यूमेंट तभी काम करता है जब मल्टीवर्स इतना विशाल हो कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिटरली हर पॉसिबिलिटी को कवर करें। हमने देखा था कि स्ट्रिंग थियरी में एक्स्ट्रा डायमेंशंस की अलग अलग शक्लें, शेप्स और उनमें थ्रेड होने वाले फ्लक्सेस की गिनती लगभग 10 तक जाती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि वाइनबर्ग की जरूरत वाली 10 to the power of 124 यूनिवर्सेस भी इसके सामने बहुत छोटी लगती है। मान लो 10 to the power of 124 को सैकड़ों अरब गुना बढ़ा भी दो, तब भी 10 उससे करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हर यूनिवर्स में अलग अलग होता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स अपने साथ एनर्जी लाता है, वैसे ही कैलबाइयो शेप्स में थ्रेड हुए फ्लक्स भी एनर्जी लाते हैं। और ये एनर्जी उस शेप की जियोमेट्री पर डिपेंड करती है। अलग अलग शेप्स और फ्लक्स कॉम्बिनेशंस अलग अलग एनर्जी देते हैं और वही यूनिफॉर्मली हमारे बड़े 3D स्पेस को भरते हैं। यानी हर कैलबाइयो शेप का एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का हिस्सा बन जाता है। राफाएल बूसो और जो पॉल्चिंस्की ने दिखाया कि इन लगभग 10 अलग अलग फॉर्म्स से मिलने वाले कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स वैल्यूज पूरे रेंज 0 से 1 तक प्लैंक यूनिट्स में फैले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जरूर बहुत सारे यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जिनका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ठीक ठीक वैसा है जैसा आज एस्ट्रोनॉमर्स ने मापा है। अब प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आज का सबसे तेज कंप्यूटर हर सेकंड में एक एक शेप चेक करे, तो भी अरबों साल में सिर्फ 10 to the power of 32 शेप्स ही चेक हो पाएंगे, जबकि कुल शेप्स 10 हैं। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि ऐसे सही एग्जाम्पल्स जरूर मौजूद हैं। ये स्थिति थोड़ी अजीब है, क्योंकि आइंस्टाइन और उनके बाद बहुत से फिजिसिस्ट्स एक यूनिक यूनिवर्स ढूंढना चाहते थे। लेकिन स्ट्रिंग थियरी ने तो उल्टा दिखा दिया कि यूनिक यूनिवर्स नहीं, बल्कि असंख्य पॉसिबिलिटीज हैं। शुरुआत में ये निराशा लगती है, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की प्रॉब्लम पर सोचो तो ये एकदम उल्टा हो जाता है। अब ये सेलिब्रेट करने की बात है कि स्ट्रिंग थियरी वाइनबर्ग के सबसे कम प्लॉजिबल हिस्से, यानी लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस की जरूरत को नेचुरल और प्लॉजिबल बना देती है। लेकिन अभी भी एक गैप बचता है। सिर्फ ये कहना कि स्ट्रिंग थियरी इतने सारे यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटीज देता है, ये गारंटी नहीं करता कि वो सारे यूनिवर्सेस सच में एग्जिस्ट करते हैं। इस गैप को भरने का काम इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी करता है। जैसा लेनर्ड सस्काइंड और उनके साथियों ने जोर देकर कहा, अगर इटर्नल इन्फ्लेशन को स्ट्रिंग थियरी के साथ मिलाया जाए तो ये 10 पॉसिबिलिटीज हर एक बबल यूनिवर्स में बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स को अगर एक विशाल फैलती हुई स्विस चीज समझो, तो उसके हर बबल में स्ट्रिंग थियरी की एक्स्ट्रा डायमेंशंस की कोई ना कोई फॉर्म सेटल हो जाती है। मतलब हर बबल यूनिवर्स अलग तरह का होता है और सारी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और हम उसी बबल में रहते हैं जिसकी एक्स्ट्रा डायमेंशंस और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं और जो ऑब्जर्वेशन से मैच करते हैं। चैप्टर 3 में हमने इन्फ्लेटन फील्ड को एक पहाड़ के शिखर से तुलना की थी। ऊपर की ऊंचाई फील्ड की एनर्जी को दर्शाती थी और नीचे आते आते वो एनर्जी मैटर और रेडिएशन में बदल जाती थी। अब इस मेटाफर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। पहली बात, इन्फ्लेटन अकेला नहीं है। स्पेस में एनर्जी भरने का सोर्स सिर्फ वही नहीं, बल्कि क्वांटम जिटर्स से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फील्ड्स तक सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब पहाड़ की ऊंचाई का मतलब होगा इन सब सोर्सेस से मिली कंबाइंड एनर्जी। दूसरी बात, पहले हमने बेस लेवल को समुद्र तल यानी जीरो एनर्जी माना था, लेकिन असल में इन्फ्लेशन के बाद भी थोड़ी एनर्जी बचती है। यही बची हुई एनर्जी किसी भी बबल यूनिवर्स का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहलाती है। अब रहस्य यह है कि ये कांस्टेंट सी लेवल से इतना करीब क्यों है, लेकिन बिल्कुल जीरो क्यों नहीं। तीसरी बात, पहले हमने सिंपल टेरेन लिया था, बस एक पीक और एक बेस। लेकिन स्ट्रिंग थियरी में एक्स्ट्रा डायमेंशंस के अलग अलग शेप्स होते हैं और ये शेप्स हर बबल यूनिवर्स की फिजिक्स तय करते हैं।
इस वजह से लैंडस्केप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई वैलीज, रिजेस और छोटे छोटे ठिकाने। हर वैली का मतलब एक अलग शेप है और उसकी एल्टीट्यूड उस यूनिवर्स का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बताती है। इसी को स्ट्रिंग लैंडस्केप कहा जाता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स को इसमें जोड़ो। सिडनी कॉलमैन और फ्रैंक डलूचा ने दिखाया कि पूरा यूनिवर्स भी क्वांटम टनलिंग कर सकता है। क्वांटम टनलिंग का मतलब है किसी बैरियर को क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्रॉस करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर पार्टिकल अचानक बैरियर के दूसरी ओर प्रकट हो सकता है। यही प्रोसेस पूरे यूनिवर्स पर भी लागू हो सकता है। मान लो यूनिवर्स एक वैली में अटका है जहां एनर्जी ज्यादा है। क्लासिकल फिजिक्स कहेगा कि वो वहां से हिल नहीं सकता क्योंकि बीच में एक एनर्जी बैरियर है। लेकिन क्वांटम टनलिंग अलाउ करता है कि किसी रैंडम जगह पर एक छोटा सा रीजन दूसरी वैली में जंप कर जाए जहां एनर्जी कम है। ये छोटा सा रीजन फिर फैलने लगेगा और धीरे धीरे नए बबल यूनिवर्स का रूप ले लेगा। स्ट्रिंग लैंडस्केप में ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एक बबल यूनिवर्स अपने एक्स्ट्रा डायमेंशंस के किसी खास शेप के साथ एग्जिस्ट करता है। क्वांटम टनलिंग से उसके अंदर अचानक एक नया बबल बन सकता है जहां एक्स्ट्रा डायमेंशंस का शेप बदल चुका होता है और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पहले से छोटा हो जाता है। नया बबल एक्सपैंड करेगा, लेकिन पुराने की तुलना में थोड़ा धीमे, क्योंकि उसकी रिपल्सिव ग्रेविटी कमजोर है। ये प्रोसेस रुकता नहीं, अलग अलग जगहों पर नए बबल्स बनते रहते हैं, पुराने बबल्स के अंदर भी और उनके बाहर भी। नतीजा ये होता है कि स्पेस भर जाती है बबल्स के जाल से, एक बबल के अंदर दूसरा बबल, उसके अंदर और छोटे बबल्स, बिल्कुल मैट्रियोश्का डॉल्स की तरह। हर बबल का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अलग होता है, हर बबल की फिजिक्स अलग होती है। आखिरकार इस लैंडस्केप में जितनी भी पॉसिबल फॉर्म्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस की हो सकती हैं, वो सब किसी न किसी बबल यूनिवर्स में रियलाइज्ड हो जाती हैं। यही है लैंडस्केप मल्टीवर्स। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमारी यूनिवर्स की एक खास प्रॉपर्टी है और ये उतनी ही रहस्यमयी भी है क्योंकि इसका मेजर्ड वैल्यू बहुत छोटा है, जबकि एस्टैब्लिश्ड थियरीज के सिंपल हिसाब से इसका वैल्यू अनइमेजिनेबली बड़ा निकलता है। यही गैप इस कॉन्सेप्ट को इतना पजलिंग बनाता है और साइंटिस्ट मजबूर होते हैं कि कोई नया फ्रेमवर्क ढूंढे, चाहे वो कितना भी एग्जॉटिक क्यों न हो। सपोर्टर्स का मानना है कि स्ट्रिंग मल्टीवर्स इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझाने में मदद करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही ऐसा है? हमारी यूनिवर्स की और भी कई खासियतें हैं, जैसे 3 प्रकार के न्यूट्रिनोज का होना, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास, वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ वगैरह। थियोरेटिकली हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैच नहीं कर पाया। अब साइंटिस्ट सोचने लगे हैं कि शायद इनका भी एक्सप्लेनेशन मल्टीवर्स में छिपा है। रिसर्चर्स ने पाया है कि स्ट्रिंग लैंडस्केप में ये वैल्यूज भी बदलती रहती हैं, यूनिवर्स से यूनिवर्स। यानी शायद इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूनिक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अर्थ और सन के बीच की दूरी का कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, बल्कि हर प्लैनेटरी सिस्टम अलग अलग डिस्टेंस पर बनता है। लेकिन इस सोच को वैलिड बनाने के लिए एक मिनिमम कंडीशन चाहिए, ये कि स्ट्रिंग लैंडस्केप में कुछ बबल यूनिवर्सेस ऐसे हो जिनका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सही हो और उनके भीतर पार्टिकल्स व फोर्सेस वही हो जो हम अपने यूनिवर्स में देखते हैं। यानी कम से कम एक बबल यूनिवर्स ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो हमारे यूनिवर्स से मिलता जुलता हो। यही फील्ड कहलाता है स्ट्रिंग मॉडल बिल्डिंग। इसमें साइंटिस्ट्स मैथमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा डायमेंशनल शेप, उसका साइज, फ्लक्सेस और ब्रेन्स का अरेंजमेंट मिलकर हमारी यूनिवर्स जैसी फिजिक्स बना सकता है। लैंडस्केप बहुत विशाल है, कैलकुलेशंस मुश्किल हैं और अभी तक एग्जैक्ट मैच नहीं मिला। लेकिन 10 टू द पावर ऑफ 500 से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए उम्मीद है कि हमारा यूनिवर्स लैंडस्केप में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब साइंस है? अब तक हमने मल्टीवर्स को मोस्टली इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी के रूप में देखा था, जैसे कहीं और हमारी कॉपीज हो या कॉस्मिक लोफ में कई ब्रांड वर्ल्ड्स हो। ये आइडियाज इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव थे, लेकिन लैंडस्केप मल्टीवर्स अलग है। यहाँ पैरेलल यूनिवर्सेस को सिर्फ पॉसिबिलिटी के तौर पर नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए अनवोक किया जा रहा है। हम जो चीजें अपने यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें समझाने के लिए ऐसे यूनिवर्सेस की जरूरत पड़ रही है जिन्हें शायद हम कभी देख भी न सके। तो सवाल वाजिब है, क्या इस तरह की रीजनिंग साइंटिफिक है? यहीं पर लेखक ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी मैटर करती है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और डार्क एनर्जी को अक्सर इंटरचेंजेबल बोला जाता है। टेक्निकली कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का मतलब है वो स्पेसिफिक वैल्यू जो स्पेस में फैले डार्क एनर्जी का अमाउंट बताती है। और डार्क एनर्जी वर्ड थोड़ा ब्रॉडर सेंस में भी यूज होता है, कभी कभी ऐसे फील्ड्स के लिए भी जो लंबे समय तक कांस्टेंट बिहेव करे, लेकिन असल में धीरे धीरे चेंज हो।
अगले चैप्टर्स में ये भी देखा जाएगा कि मल्टीवर्स वाली थ्योरीज को टेस्ट करना कितना मुश्किल है और एंथ्रोपिक रीजनिंग यानी हमारी एग्जिस्टेंस को कंडीशन मानकर एक्सप्लेनेशन देना साइंस के लिए कितना वैलिड है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि लैंडस्केप मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें साइंस की सीमाओं के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करता है। चैप्टर 7 साइंस एंड द मल्टीवर्स राइटर ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि मल्टीवर्स का आइडिया सिर्फ साइंटिफिक डिबेट नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और इमोशंस को भी बहुत स्ट्रांगली डिवाइड कर देता है। कुछ बड़े फिजिसिस्ट्स जैसे डेविड ग्रोस, नोबेल प्राइज विनर, मल्टीवर्स को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं और इसे साइंस से बाहर मानते हैं। वो कहते हैं कि साइंस को कभी भी ऐसे विचारों के आगे झुकना नहीं चाहिए जिन्हें टेस्ट ही न किया जा सके। पॉल स्टाइनहार्ट, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी के को डिस्कवरर, मल्टीवर्स को लगभग रिलीजन जैसा मानते हैं, कुछ ऐसा जिस पर आस्था रखी जा सकती है लेकिन साइंस में जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मार्टिन रीस, एस्ट्रोनॉमर रॉयल, यूके, और लेनर्ड सस्काइन जैसे फिजिसिस्ट्स मल्टीवर्स को नेचुरल अगला स्टेप मानते हैं, एक ऐसी थियरी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बनाती है। यानी मल्टीवर्स पर डिस्कशन बहुत हीटेड है। ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि पिछले 25 सालों में स्ट्रिंग थियरी पर जितनी पैशनेट बहसें हुई हैं, उतनी और किसी टॉपिक पर शायद ही हुई हों। और इसकी वजह साफ है, ये सवाल सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, बल्कि साइंस की आत्मा, सोल ऑफ साइंस, का है। अब को सवाल ये है, क्या मल्टीवर्स सच में साइंस है? साइंस ट्रेडिशनली ऑब्जर्वेशंस, टेस्टेबल प्रेडिक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करती है। अगर कोई थियरी ऐसी हो जिसे कभी टेस्ट न किया जा सके, तो डिट्रैक्टर्स कहते हैं कि वो साइंस नहीं बल्कि मेटाफिजिक्स या फिलॉसफी है। उनके अनुसार हिडन रेल्म्स को मान लेना, जिन्हें न कभी देखा जा सकता है, न टच किया जा सकता है, साइंस का रास्ता नहीं है। लेकिन प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि मल्टीवर्स को टेस्ट करने का तरीका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि ये एविडेंस फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करे या लक पर भी डिपेंड करे कि हम कभी डिटेक्ट कर पाएं या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थियरी अनसाइंटिफिक है। उनके अनुसार अगर कोई फ्रेमवर्क ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, तो उसे साइंस से बाहर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सवाल ये भी है कि साइंस का असली काम क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि साइंस का मकसद यूनिवर्स की रेगुलरिटी समझना है, लॉज ऑफ नेचर खोजना है और प्रेडिक्शंस को टेस्ट करना है। ये ठीक है, लेकिन वास्तव में साइंस का प्रोसेस बहुत मेसी होता है। कई बार सही सवाल पूछना, सही आंसर ढूंढने जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। और नए इनसाइट्स पुराने सवालों को बदल देते हैं या बिल्कुल नए सवाल पैदा कर देते हैं। मल्टीवर्स थियरीज का इफेक्ट यही है, ये हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं और साइंस की प्रैक्टिस को बदल सकती हैं। कुछ लोग इस प्रोस्पेक्ट से एक्साइटेड हैं, तो कुछ इरिटेटेड। ब्रायन ग्रीन यहाँ से आगे कहते हैं कि मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट एक नहीं है, इसके कई वर्जन्स हैं। क्विल्ट मल्टीवर्स, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, ब्रांड मल्टीवर्स, साइक्लिक मल्टीवर्स और लैंडस्केप मल्टीवर्स, ये सब हमने पहले देखे हैं। इन सबके टेस्टेबिलिटी के इश्यूज अलग अलग हैं। सामान्य तौर पर लोग मल्टीवर्स को अनटेस्टेबल मानते हैं क्योंकि हमें सिर्फ अपना यूनिवर्स एक्सेसिबल है। तो फिर दूसरे यूनिवर्सेस की बात करना घोस्ट्स या फेरी टेल्स जैसा लगता है। लेकिन ब्रायन ग्रीन समझाते हैं कि हर मल्टीवर्स ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में यूनिवर्सेस आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ब्रांड मल्टीवर्स में स्ट्रिंग लूप्स एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड तक जा सकती हैं, और इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स में बबल यूनिवर्सेस कभी कभी आपस में कलाइड भी कर सकती हैं। नॉर्मली इन्फ्लेशन सराउंडिंग बबल्स को अलग धकेलता है, लेकिन अगर दो बबल्स पास पास बने और उनका एक्सपेंशन रेट उनके सेपरेशन से तेज हो, तो वो कलाइड कर सकते हैं। रिसर्च ग्रुप्स ने मैथमेटिकल एनालिसिस किया है और पाया कि अगर ऐसा कलिजन हो तो जेंटल वर्जन्स भी पॉसिबल है जो डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे लेकिन ऑब्जर्वेबल सिग्नेचर्स छोड़ेंगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) की हॉट कोल्ड पैटर्न्स में ऐसे कलिजन्स की फिंगरप्रिंट डिटेक्ट हो सकती है। रिसर्चर्स अभी इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं, यानी थियोरेटिकली ये संभव है कि हम अपने यूनिवर्स की CMB ऑब्जर्वेशंस में एविडेंस पा सके कि हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से टकराया है। लेकिन सवाल यही है, अगर कभी भी ऐसा एविडेंस न मिले तो मल्टीवर्स की साइंटिफिक स्टेटस क्या होगी? क्या बिना ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स के भी मल्टीवर्स को साइंस माना जा सकता है? साइंस हमेशा से ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करती आई है जिन्हें डायरेक्टली देखा या छुआ नहीं जा सकता। न्यूटन की फिजिक्स तो बहुत टैंजिबल थी, पत्थर, गेंद, चांद, सूरज जैसी चीजें जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता था। लेकिन मैक्सवेल की थियरी ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स दिए, कुछ ऐसा जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। हाँ, हम लाइट देखते हैं, पर वो भी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक छोटी रेंज है।
एक्चुअल वाइब्रेशंस को डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकते, पर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और थियरी की सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस हमें यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि हम सचमुच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओशन में जी रहे हैं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने अब्स्ट्रैक्शन को और आगे बढ़ाया। स्पेस और टाइम को फ्लेक्सिबल बनाया गया। स्पेस टाइम कर्वेचर, जिसे हम डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स, लाइट बेंडिंग, टाइम डायलेशन जैसी मेजरेबल चीजें थियरी को बार बार कंफर्म करती हैं। यानी भले ही कर्व स्पेस टाइम को डायरेक्टली न देखा जा सके, उसकी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्वांटम मैकेनिक्स ने तो और एक्सट्रीम स्टेप लिया। इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी वेव, जो थियरी के हिसाब से कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। फिर भी यह इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है कि साइंटिस्ट्स ने इसे कोरियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह ब्लैक होल्स का एग्जाम्पल है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन से ये कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन ब्लैक होल का इंटीरियर हम कभी देख ही नहीं सकते। लॉज ऑफ फिजिक्स ही कहते हैं कि इवेंट होराइजन के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। फिर भी कोई साइंटिस्ट यह नहीं कहता कि ब्लैक होल का इंटीरियर अनरियल है। कॉस्मोलॉजी में तो और भी एक्सट्रीम केस है। कॉस्मिक होराइजन के बाहर के ऑब्जेक्ट्स हम कभी नहीं देख पाएंगे, फ्यूचर में भी नहीं। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और 20 बिलियन लाइट ईयर्स से ज्यादा दूर की चीजें हमेशा के लिए हमारी रीच से बाहर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गैलेक्सीज अनरियल हो गई। हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं, भले ही परमानेंटली इनएक्सेसिबल हो। इन सारे एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि साइंस की लैंग्वेज और प्रैक्टिस में इनएक्सेसिबल एलिमेंट्स नए नहीं हैं। पॉइंट ये है कि अगर थियरी खुद बहुत सक्सेसफुल हो, ऑब्जर्वेबल चीजों की सही प्रेडिक्शन करे, तो उसके इनएक्सेसिबल पार्ट्स भी ऑटोमेटिकली बिलीवेबल हो जाते हैं। तो मल्टीवर्स पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। मान लो फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट स्ट्रिंग थियरी को स्ट्रांगली सपोर्ट कर दे, एक्सेलरेटर से स्ट्रिंग वाइब्रेशंस डिटेक्ट हो जाएं, एक्स्ट्रा डायमेंशंस की सिग्नेचर्स मिल जाएं और स्काई में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स की फिंगरप्रिंट्स मिलें। अगर उस टाइम तक हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी एडवांस हो जाए कि स्ट्रिंग थियरी से लैंडस्केप मल्टीवर्स अनिवार्य रूप से निकलता हो, तो हमें उसे मानना ही पड़ेगा। उस समय मल्टीवर्स को रिजेक्ट करना अनसाइंटिफिक प्रेजुडिस कहलाएगा। यानी थियोरेटिकली इवन अगर यूनिवर्सेस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल न हो, मल्टीवर्स को मानना साइंटिफिक हो सकता है, बशर्ते अंडरलाइंग थियरी को खुद एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली सपोर्ट करें। राइटर कहते हैं कि प्रिंसिपल की बात तो ठीक है, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? स्केप्टिक यानी आलोचक कहते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल में मल्टीवर्स को मान लेना आसान है, पर असली सवाल है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई थियरी है जो पक्के तौर पर दूसरे यूनिवर्सेस की भविष्यवाणी करे और एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो। अब ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि अलग अलग तरह के मल्टीवर्स थियरीज अलग अलग आधार पर खड़ी हैं। जैसे क्विल्टेड मल्टीवर्स, ये आइडिया जनरल रिलेटिविटी से निकलता है। रिलेटिविटी इन्फिनिट स्पेस की इजाजत तो देता है, लेकिन मजबूर नहीं करता। इसलिए ये थियरी अभी तक सिर्फ पॉसिबिलिटी भर है। एटर्नल इन्फ्लेशन से जब बबल यूनिवर्सेस बनते हैं, तब हर बबल अंदर से इन्फिनिट लगता है। इस तरह क्विल्टेड मल्टीवर्स निकल तो आता है, लेकिन एटर्नल इन्फ्लेशन खुद अभी हाइपोथेसिस ही है। इसी तरह इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स भी एटर्नल इन्फ्लेशन पर ही टिका है। ऑब्जर्वेशंस ने इन्फ्लेशन थियरी को मजबूत किया है, पर एटर्नल होने की पुष्टि अभी नहीं हुई। कुछ वर्शंस एटर्नल हैं, तो कुछ बस एक यूनिवर्स बनाकर रुक जाते हैं। अब ब्रैन, साइक्लिक और लैंडस्केप मल्टीवर्स की बात करें तो ये स्ट्रिंग थियरी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थियरी अभी तक ज्यादा टेस्टेबल प्रेडिक्शंस नहीं दे पाई है, इसलिए इसे स्पेक्यूलेशन यानी वैज्ञानिक अटकल की श्रेणी में ही रखा जाता है। और हमें अभी तक पक्का नहीं पता कि स्ट्रिंग थियरी में जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस, ब्रेन्स और लैंडस्केप जैसी चीजें दिख रही हैं, वो फ्यूचर में भी सेंट्रल रहेंगी या नहीं। तो राइटर आयु करते हैं कि फिलहाल इन मल्टीवर्स मॉडल्स को डायरेक्टली सेकंड यूनिवर्सेस के जिक्र से टेस्ट करना आसान नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम किसी तरह इन इनएक्सेसिबल यूनिवर्सेस से प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं? यहीं पर राइटर आगे बताते हैं कि कुछ लोग मल्टीवर्स को फेलियर की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि अगर हर कांस्टेंट अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग वैल्यूज ले सकता है, तो हमें फिजिक्स से एग्जैक्ट कैलकुलेशन की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। पर क्या इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन की सारी ताकत खो जाती है? जरूरी नहीं। अब राइटर एक नया वेरिएशन लेकर आते हैं। सोचो कि मल्टीवर्स थियरी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत वाइड रेंज में बदलती है, लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी जितनी यूनिवर्सेस एक वैल्यू के साथ हैं, उतनी ही किसी और वैल्यू के साथ भी हैं। लेकिन आगे गणित को गहराई से स्टडी करने पर एक सरप्राइजिंग फीचर सामने आता है। राइटर बताते हैं कि उन यूनिवर्सेस में जहां कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के करीब है, हमेशा एक खास पार्टिकल स्पीशीज मौजूद होता है।
उसका मास प्रोटॉन से 5000 गुना ज्यादा है। ये पार्टिकल 20वीं सदी के एक्सेलरेटर्स में डिटेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन 21वीं सदी की मशीन्स के लिए ये बिल्कुल राइट रेंज में आता है। अब ये पॉइंट इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस तरह का मल्टीवर्स फॉल्सिफाइबल हो जाता है। अगर वो पार्टिकल कभी ना मिला तो ये थियरी गलत साबित हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टिकल मिल गया तो थियरी और मजबूत हो जाएगी। ब्रायन ग्रीन यहाँ साफ करते हैं कि ये सिनेरियोज हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल से हमें एक साफ तस्वीर मिलती है कि मल्टीवर्स थियरीज को टेस्ट करने का रास्ता कैसा हो सकता है। यानी अगर किसी मल्टीवर्स थियरी में अंडरलाइन मैथमेटिकल पैटर्न हो तो प्रेडिक्शंस बन सकती हैं, और यही उन्हें प्रेडिक्टिव मल्टीवर्सेस बनाता है। अब सवाल है, क्या ये सब सिर्फ प्रिंसिपल में है या प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है? राइटर एक बार फिर डॉग वाले एग्जाम्पल को याद दिलाते हैं। कहते हैं कि डॉग्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कल्चर, पैसे और किस्मत जैसी चीजें। इसलिए प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन के लिए आप सेंसस डेटा यानी एक्चुअल रिकॉर्ड्स पर भरोसा करते हो। लेकिन मल्टीवर्स के मामले में हमारे पास कोई सेंसस ब्यूरो नहीं है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा सिर्फ थियरी से लगाना पड़ता है। लैंडस्केप मल्टीवर्स इसी का एक केस स्टडी है। यहाँ 2 इंजन्स काम करते हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन और क्वांटम टनलिंग। राइटर हमें याद दिलाते हैं कि एक इन्फ्लेटिंग यूनिवर्स लैंडस्केप के किसी वैली में सेटल होता है, फिर क्वांटम टनलिंग के जरिए किसी और वैली में जंप कर सकता है। हर जंप से नई बबल यूनिवर्स बनती है जिसमें नए फीचर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि टनलिंग क्वांटम प्रोसेस है, हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब और कहाँ होगा। बस प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है लैंडस्केप के डिटेल्स पर, यानी किस वैली की एल्टीट्यूड कितनी है और उसका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उतनी बार वो टनलिंग इवेंट होगा, और यही डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। स्ट्रैटेजी साफ है, इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थियरी के गणित से डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कैलकुलेशन बेहद मुश्किल है। लैंडस्केप बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अनगिनत माउंटेन्स और वैलीज हैं। अब तक पायनियर कॉस्मोलॉजिस्ट्स और स्ट्रिंग थियरिस्ट्स ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अभी भी शुरुआती स्टेज पर हैं। इसलिए राइटर बताते हैं कि मल्टीवर्स सपोर्टर्स एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोपिक रीजनिंग। ये आइडिया सिंपल है। मल्टीवर्स में बहुत सारी यूनिवर्सेस लाइफलेस होंगी, क्योंकि जैसे ही फंडामेंटल पैरामीटर्स बदलते हैं, लाइफ बनने की कंडीशंस बिगड़ जाती हैं। लेकिन हमारी मौजूदगी खुद बताती है कि हम उन्हीं यूनिवर्सेस में होंगे जो लाइफ सपोर्टिंग हैं। अगर मल्टीवर्स में सिर्फ एक यूनिवर्स लाइफ सपोर्टिंग होता तो कहानी आसान होती। उस यूनिवर्स के प्रॉपर्टीज निकालते और कंपेयर करते। लेकिन रियलिटी ये है कि कई यूनिवर्सेस लाइफ सपोर्टिंग हो सकती हैं। इसलिए थियरिस्ट जैसे स्टीवन वाइनबर्ग, ऑन्ड्रे लिंड, एलेक्स विलेंकन और जॉर्ज एफ स्टेथियो कहते हैं कि हमें सिर्फ यूनिवर्सेस काउंट नहीं करनी, बल्कि ऑब्जर्वर्स काउंट करने चाहिए। राइटर यहाँ एनालॉजी लाते हैं, जैसे डॉग्स की सेंसस डेटा से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगली गली में कौन सा डॉग मिलेगा, वैसे ही ऑब्जर्वर्स की सेंसस से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एवरेज ऑब्जर्वर मल्टीवर्स में क्या देखेगा। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है 1997 का, जब वाइनबर्ग ने ह्यूगो मार्टल और पॉल शपेरो के साथ कैलकुलेशन की। उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वेरी करता हुआ मल्टीवर्स लिया और पूछा किस किस वैल्यू पर लाइफ पॉसिबल होगी। डायरेक्ट लाइफ को एनालाइज करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी लिया, गैलेक्सीज। ज्यादा गैलेक्सीज मतलब ज्यादा स्टार्स, ज्यादा प्लैनेट्स और ज्यादा चांसेस ऑफ लाइफ। उनकी कैलकुलेशन ने दिखाया कि अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो गैलेक्सीज बन ही नहीं पाएंगी। नेगेटिव वैल्यू हो तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए सिर्फ छोटा कांस्टेंट वाला हिस्सा रेलेवेंट है। उन्होंने रिफाइंड कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर कांस्टेंट 0 के करीब है तो ज्यादा क्लम्प्स बनेंगे और गैलेक्सीज अबंडेंट होंगी। अगर अपर लिमिट यानी 10 वर्ग के करीब है तो बहुत कम गैलेक्सीज बनेंगी। कंक्लूजन ये निकला कि एवरेज ऑब्जर्वर ज्यादा चांसेस से ऐसे यूनिवर्स में होगा जहां कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 0 के पास है, और कुछ चांस है कि अपर लिमिट के पास भी मिल सकता है। वाइनबर्ग और उनकी टीम ने मैथमेटिकली पाया कि एवरेज ऑब्जर्वर जो वैल्यू मेजर करेगा वो हमारे ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10 वर्ग घन के आसपास ही है। हालांकि रिजल्ट परफेक्ट नहीं था, थोड़ी मिसमैच रही, लेकिन फिर भी ये 120 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के पुराने मिसमैच से कहीं बेहतर था। राइटर बताते हैं कि सपोर्टर्स इसे एंथ्रोपिक रीजनिंग की सक्सेस मानते हैं, जबकि डिट्रैक्टर्स कहते हैं कि टेमाक और रीस जैसे साइंटिस्ट्स ने दिखाया कि अगर सीड साइज, क्वांटम जिटर्स भी वेरी करे तो पिक्चर बदल जाती है। बड़े सीड स्ट्रॉन्गर गैलेक्सीज बना सकते हैं, जिससे बड़े कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए रिजल्ट अब उतना शार्प नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशंस दिखाते हैं कि एंथ्रोपिक रीजनिंग हमें डायरेक्शन दे सकती है।
फाइनल कंक्लूजन्स तभी आएंगे जब हमारे पास यूनिवर्सेस के फीचर्स और डिस्ट्रीब्यूशंस की डिटेल समझ होगी। अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन हर्डल्स सामने हैं। राइटर अंत में 3 मेन हर्डल्स बताते हैं। पहला, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल फीचर्स वेरी करती हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा, एंथ्रोपिक रीजनिंग में हमें टिपिकलिटी मानना पड़ता है, यानी कि हम एवरेज ऑब्जर्वर्स हैं, पर ये असम्पशन शेकी है। और तीसरा, सबसे कठिन हर्डल है इन्फिनिटी को हैंडल करना, यानी अनएंडिंग मल्टीवर्स को मैथमेटिकली डिवाइड करना। अब राइटर हमें फिर से डॉग्स के एग्जाम्पल पर ले जाते हैं। मान लो आपके मोहल्ले में 3 लेब्राडोर और एक डेक्सहाउंड रहते हैं, तो ऑब्वियस है आपको 3 गुना ज्यादा चांस है लेब्राडोर से मिलने का। यही बात सही रहेगी अगर 300 लैब्स और 100 डेक्सहाउंड्स हो, या 30 लाख लैब्स और 10 लाख डेक्सहाउंड्स। लेकिन अगर ये नंबर्स इन्फिनिट हो जाए तो अब सवाल उठता है कि 3 गुना इन्फिनिटी क्या वाकई सिंपल इन्फिनिटी से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो कितना बड़ा? ये कोई बच्चों वाली मेरे पास ज्यादा है वाली बात नहीं है। असल में ये एक रियल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फिनिटीज को कंपेयर करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। राइटर यहाँ इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स का एग्जाम्पल लाते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन में मल्टीवर्स कभी रुकता नहीं, लगातार नए बबल यूनिवर्सेस बनते रहते हैं, और हर बबल यूनिवर्स खुद भी इन्फिनिट डोमेन्स रखता है, यानी प्रेडिक्शंस करते समय हमें हमेशा इन्फिनिटीज से डील करना पड़ता है। इसे समझाने के लिए राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं, गेम शो लेट्स मेक अ डील का। सोचो आपको प्राइज मिला है, इन्फिनिट एनवेलोप्स। पहले में $1, दूसरे में $2, तीसरे में $3 और ऐसे ही आगे। अब मॉन्टी आपको ऑफर देता है, या तो ऐसे ही रख लो या फिर हर एनवेलप की अमाउंट डबल कर लो। पहले तो ऑब्वियस लगता है कि डील सही है, हर एनवेलप में ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन फिर कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर आप डील एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास सिर्फ इवन नंबर्स होंगे, $2, $4, $6, लेकिन ऑड नंबर्स गायब हो जाएंगे। यानी इंडिविजुअल एनवेलप के हिसाब से डील सही लगती है, लेकिन पूरे कलेक्शन के हिसाब से आप कुछ खो भी रहे हो। यही प्रॉब्लम इन्फिनिटीज की है। कंपेयर करने का तरीका बदलो, रिजल्ट भी बदल जाता है। होल नंबर्स और इवन नंबर्स की पॉपुलेशन कंपेयर करो। एक नज़र से लगेगा कि होल नंबर्स ज्यादा हैं, दूसरी नज़र से लगेगा कि इक्वल हैं, और तीसरी नज़र से लगेगा कि इवन्स ज्यादा हैं। यानी कोई एक एब्सोल्यूट आंसर है ही नहीं। अब यही एम्बिग्युइटी मल्टीवर्स थ्योरीज पर भी लागू होती है। मान लो हमें कंपेयर करना है कि किस तरह के यूनिवर्सेस में गैलेक्सीज और लाइफ ज्यादा अबंडेंट हैं। लेकिन जब हर कैटेगरी में इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, तो ये कंपैरिजन बिना किसी फंडामेंटल रूल के पॉसिबल ही नहीं। फिजिसिस्ट इसे मेजर प्रॉब्लम कहते हैं, यानी हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम इन्फिनिट यूनिवर्सेस की पॉपुलेशंस को मेजर कर सकें और डिसाइड कर सकें कि कौन सा आउटकम टिपिकल है। जब तक ये नहीं होगा, हम यह नहीं कह सकते कि एवरेज मल्टीवर्स ड्वेलर, यानी हम एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखेंगे। राइटर यहाँ एक और कंट्रेरियन कंसर्न उठाते हैं। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी, जैसा हमने चैप्टर 3 में देखा था, बहुत सक्सेसफुल है। इससे समझ आता है कि यूनिवर्स अर्ली स्टेज में कैसे एक्सपैंड हुआ, कैसे गैलेक्सीज बनी और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में जो वेरिएशंस हैं वो कहाँ से आए। लेकिन इटर्नल इन्फ्लेशन का वर्जन इस कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर देता है। क्वांटम प्रोसेसेस हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। लैब में एक्सपेरिमेंट्स बार बार करके प्रोबेबिलिटीज टेस्ट की जा सकती हैं, लेकिन बिग बैंग को बार बार दोहराना तो पॉसिबल नहीं। इसलिए हम रिलाई करते हैं थियरी के प्रेडिक्शंस पर। अगर थियरी कहती है कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि डेटा एक खास शेप का होगा और हम वही शेप ऑब्जर्व करते हैं, तो हम थियरी पर भरोसा करते हैं। लेकिन इटर्नल इन्फ्लेशन में दिक्कत ये आती है कि यूनिवर्सेस इन्फिनिट हैं। अब सवाल है, इन्फिनिटी का 99% कितना होगा? इन्फिनिटी का 1%, वो भी इन्फिनिटी, तो फिर कौन बड़ा है? अब हमें फिर वही इन्फिनिट कलेक्शंस कंपेयर करनी पड़ती हैं, और जैसा हमने डॉग्स और एनवेलोप्स के एग्जाम्पल में देखा, कंपैरिजन का तरीका बदलो, रिजल्ट भी बदल जाएगा। कंट्रेरियन थिंकर्स कहते हैं कि इससे प्रेडिक्शंस कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आउटकम, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ही कम क्यों न हो, 0.1%, 0.0001% या उससे भी कम, वो इन्फिनिट यूनिवर्सेस में जरूर रियलाइज होगा। यानी हर आउटकम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हो कि एक आउटकम टिपिकल है और दूसरा रेयर? लेखक यहाँ एक अहम सवाल उठाते हैं, क्या मल्टीवर्स हमें ऐसा एक्सप्लेनेटरी पावर दे सकता है जो हमें और किसी तरह न मिल पाता? वो बताते हैं कि फिजिक्स में प्रेडिक्शन की एक बहुत सख्त परंपरा रही है। जैसे मर्क्यूरी की कक्षा का प्रेसेशन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, या यूरेनियम के फटने पर निकलने वाली एनर्जी,
ये सब एग्जैक्ट नंबर्स में कैलकुलेट किए गए और एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह कंफर्म भी हुए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन और मेजरमेंट का फर्क इतना मामूली है कि 1 अरब में 1 से भी कम। यही वो प्रिसिजन है जो फिजिक्स को डेकेड्स तक अलग खड़ा करता रहा है। लेकिन राइटर कहते हैं मल्टीवर्स प्रेडिक्शंस शायद ही कभी इतनी प्रिसिजन तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम इतना कह पाएंगे कि किसी वैल्यू का हाईली लाइकली रेंज क्या होगा, जैसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत या अब क्वार्क का मास। हम शायद रेंजेस बता पाएं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं। और अगर हमें रेंजेस से आगे बढ़ना है तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लक और थियरी में बहुत टाइट कोरिलेशंस चाहिए, वरना मल्टीवर्स प्रेडिक्शंस फिजिक्स की उस शार्पनेस को खो देंगे जो हमें हमेशा से डिफाइन करती आई है। ब्रायन ग्रीन मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी यही डर था, लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया बदला। वो कहते हैं कि हो सकता है नेचर की कुछ चीजें इतनी फंडामेंटल हो कि उन्हें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल ही न हो। स्ट्रिंग थियरी से उम्मीद थी कि वो पार्टिकल मासेस, फोर्स स्ट्रेंथ्स और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जैसे नंबर्स निकालेगी, लेकिन अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का एक्चुअल नंबर निकालना तो एक हर्क्यूलियन चैलेंज है। ग्रीन कहते हैं यह नामुमकिन नहीं है, पर ऑप्टिमिज्म भी कहीं स्ट्रेन हो जाता है। फिर भी मल्टीवर्स अप्रोच एक नया रास्ता खोलता है। राइटर आयु करते हैं कि मल्टीवर्स साफ कर देता है कि कौन सी चीजें सिंगल यूनिवर्स मिस्ट्री हैं और कौन सी चीजें मल्टीवर्स के फ्रेमवर्क में खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर यह वैल्यू मल्टीवर्स में जगह जगह अलग अलग आती है तो हमारे यूनिवर्स की वैल्यू यूनिक नहीं रही। जैसे एक शू स्टोर में हर साइज का जूता होता है, वैसे ही एक विशाल मल्टीवर्स में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की हर वैल्यू मिलेगी। हमारा यूनिवर्स बस उस शेल्फ से आया है जहां ये वैल्यू वैसी है जैसी हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन लेखक चेतावनी भी देते हैं, मल्टीवर्स रीजनिंग का मिसयूज खतरनाक हो सकता है। इमेजिन करो अगर न्यूटन ने एप्पल गिरते देखकर यही कह दिया होता कि मल्टीवर्स में कहीं एप्पल्स ऊपर गिरते हैं, कहीं नीचे, और हमारा यूनिवर्स बस फॉलिंग डाउन वाला है। फिर वो ग्रेविटी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि मल्टीवर्स का विचार हमें कभी कभी मेहनत और डीपर थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसलिए इसे केवल तभी अपनाना चाहिए जब थियरी के अंदर से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और प्रॉपर आर्टिकुलेशन मिले। राइटर कंक्लूड करते हैं कि मल्टीवर्स को पूरी तरह इग्नोर करना भी उतना ही खतरनाक है। अगर यह सच में रियलिटी का हिस्सा है और हम आंख मूंद लें तो हम नॉलेज खो देंगे। चैप्टर 8 द मेनी वर्ल्ड्स ऑफ क्वांटम मेजरमेंट 1954 की बात है। क्वांटम थियरी को बने लगभग 30 साल हो चुके थे। उस दौर में नील्स बॉर, वर्नर हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे बड़े नाम इसे गढ़ चुके थे। लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ह्यू एवरेट III अचानक एक चौंकाने वाली सोच लेकर आया। एवरेट ने क्वांटम मैकेनिक्स में वो खाली जगह देखी जिस पर बॉर ने हमेशा पर्दा डाल दिया था। उसका कहना था कि थियरी को सही से समझना हो तो हमें पैरेलल यूनिवर्सेस यानी एक बड़े मल्टीवर्स को मानना होगा। यही बाद में मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहलाया। एवरेट ने 1956 में अपनी थीसिस अपने गाइड जॉन व्हीलर को दी। व्हीलर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जब व्हीलर बॉर से कोपेनहेगन में मिले और एवरेट के आइडियाज रखे तो बॉर ने इसे ठुकरा दिया। बॉर और उनके साथी इसे बेकार मानते थे। व्हीलर ने बॉर का सम्मान रखते हुए एवरेट पर थीसिस बदलने का दबाव डाला। एवरेट ने बहुत कुछ काट छांट कर नर्म भाषा में थीसिस सबमिट की। उसे 1957 में एक्सेप्ट किया गया और रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पब्लिश भी हुआ। लेकिन बॉर के विरोध और एवरेट की विजन को दबा देने की वजह से ये काम इग्नोर कर दिया गया। करीब 10 साल बाद फिजिसिस्ट ब्राइस डेविड ने इस काम को दोबारा उठाया। उन्होंने और उनके स्टूडेंट नील ग्रैहम ने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया और दुनिया को बताया कि एवरेट की बात कितनी गहरी थी। डेविड ने 1970 में फिजिक्स टुडे में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एवरेट का मतलब है कि हम सब एक मल्टी वर्ल्ड में रहते हैं। इसने फिजिक्स कम्युनिटी में हलचल मचा दी। तब से आज तक ये डिबेट चल रही है कि क्वांटम लॉज की वजह से रियलिटी सचमुच कई पैरेलल यूनिवर्सेस में बंटी हुई है या नहीं। क्वांटम रेवोल्यूशन ने क्लासिकल फिजिक्स को हिला दिया। क्लासिकल फिजिक्स में साफ साफ इक्वेशंस थी। अगर मुझे अभी की स्थिति पता है तो मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्वांटम दुनिया ने बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पर यह तरीका फेल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और पार्टिकल्स क्लासिकल रूल्स नहीं मानते। सोचो, तुम्हारे पास 100 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है। तुम और तुम्हारे साथी 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन मेजर करते हो। क्लासिकल लॉजिक कहेगा कि सब इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी जगह पर मिलेंगे, लेकिन सच ये है कि सब अलग अलग जगह निकलेंगे, कोई एक कोने में, कोई बीच में, कोई ऊपर।
पहली नज़र में ये सब रैंडम लगेगा, लेकिन अगर यार एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करो तो एक पैटर्न उभर कर आएगा। मसलन हर बार करीब 27% इलेक्ट्रॉन्स एक कोने में, 48% दूसरी जगह और 25% बीच में मिलते रहेंगे। यानी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हो। यही क्वांटम मैकेनिक्स की असली ताकत है। 1926 में श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन बनाई, उसने पहली बार ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना पॉसिबल किया, और तब से लेकर अब तक क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शंस हर एक्सपेरिमेंट में फिट बैठी हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ। यही रीजन है कि आज क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की सबसे सक्सेसफुल थियरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक पजल भी है, और यही पजल पैरेलल यूनिवर्सेस तक ले जाता है। इसे समझाने के लिए चलो 1925 में डेविसन और जर्मा के एक्सपेरिमेंट पर लौटते हैं। ये दोनों फिजिसिस्ट्स निकल पर इलेक्ट्रॉन बीम्स दाग रहे थे। एक दिन उनका ग्लास ट्यूब फट गया और निकल का सरफेस खराब हो गया। उन्होंने सरफेस हीट करके साफ किया और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इस बार नतीजे बिल्कुल अलग निकले। 1927 तक उन्होंने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल कणों की तरह नहीं, बल्कि वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट का सिंप्लीफाइड वर्जन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दो पतली स्लिट्स वाले बैरियर से गुजारा जाता है। अगर सिर्फ एक स्लिट खुला हो तो स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स का सीधा सा पैटर्न बनता है। कॉमन सेंस कहेगा कि अगर दोनों स्लिट्स खुले तो फाइनल पैटर्न बस दोनों का जोड़ होगा, लेकिन असल में स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ब्राइट और डार्क बैंड्स की सीरीज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी तरह दोनों स्लिट्स को जानता है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह दोनों स्लिट्स से एक साथ गुजरता है और खुद से इंटरफेयर करता है। यही क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे अजीब और फैसिनेटिंग ट्रूथ है। यहाँ पार्टिकल और वेव की बाउंड्रीज घुल जाती हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द हम इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे।